उनकी असेसमेंट ये थी कि कुछ अरसे में पाकिस्तान जो है वो दिल्ली पहुंच जाएगा। आपको फौरी तौर पर अगर भारत से मुकाबला करना है तो इमरान खान अब इन 2 सालों के बाद एक सियासतदान की सूरत से कुछ बुलंद हो चुका हुआ। छोड़ दें इस वक्त वो तमाम तर मुज़ाकरात इमरान खान के साथ, सिर्फ एक काम करें। दुनिया के अंदर जो कौमें तबाह हुई हैं या किन कौमों को बर्बाद किया गया है वो सिर्फ एक वजह से किया गया है। जब आप सियासी फैसले करवाते हैं एक अदलिया से नाजायज़, तो वो उसको पता होता है कि मैं एक घटिया और नाजायज़ फैसला कर रहा हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुज़ख़ातिन हज़रात, 12 दिन पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस तरह चीन की उस आसमानों की बर्तरी से फ़ायदा उठाते हुए भारत को शिकस्त दी, उसकी आज तक दुनिया भर के अंदर एक पजीराई भी है और उसके साथ साथ एक सोच और फ़िक्र का आलम भी है। 12 दिनों से पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कर भी मनाया गया, कौम को एक किस्म की मुबारकबाद का लम्हा भी आया और लोगों के अंदर एक सरखुशी का आलम भी तारी रहा। लेकिन इन 12 दिनों के अंदर आप हैरान होंगे कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वाक़े को बहुत संजीदगी के साथ लिया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि हम इस वाक़े का तोड़ कैसे करें। और जब पूरी की पूरी दुनिया एक सतह पे मुत्तहिद हो जाए तो फिर उसके बाद यूँ लगता है कि आपको भी बहुत हद तक तैयार होना पड़ेगा। मेरे सामने सबसे पहले यरूशलेम पोस्ट है, जिसने इस वाक़े के सिर्फ एक दिन के बाद कहा था, इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस ओवर ए टेस्ट फॉर ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी पावर्स। और उसने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एक मैदान जंग बना है, ये दुनिया के अंदर अस्करी टेक्नोलॉजी की एक किस्म की पावर की जंग का आगाज़ हुआ है। और उसने कहा है कि चाइना इज़ द राइजिंग मिलिट्री पावर टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद उसने कुछ मिसालें दी हैं कि सबसे अहम मिसाल उसने ये दी है कि ईरान इराक वॉर जो थी ये एक टेस्ट के तौर पर ली गई थी। इराक से सद्दाम हुसैन के पास वो तमाम तर असला था जो कि रूसी बना हुआ था, उसके तैयारे रूस के थे, उसके टैंक रूस के थे, उसके बाकी चीज़ें। जबकि उस वक़्त ईरान के पास तमाम तर टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिका की थी, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी शाह ईरान के ज़माने से हासिल की गई थी, अगरचे कि अमेरिका की मुखालफत हो चुकी थी, मगर फिर भी किसी न किसी हद तक चूँकि वो सारी चीज़ें मौजूद थी। और आप हैरान होंगे कि उस दौरान वो जो मशहूर स्कैंडल बना था इस ईरान को आर्म सप्लाई करने का, इज़राइल से लेके और इज़राइल के जो थे वो लेके उनको सप्लाई किए गए, तो इसीलिए किए गए थे कि उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाए। जब उनको अंदाज़ा हुआ कि किसी न किसी हद तक वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अहम है, तो फिर 2003 में बल्कि 1991 में ही इराक की उस सुप्रीमेसी को ख़त्म कर लिया गया और दुनिया में अमेरिका का फुलेरा जो है वो लहराने लगा, और उस अमेरिका के साथ साथ इज़राइल की टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत अहम हो गई। 11 सितंबर के बाद आप अंदाज़ा करें कि उस वक़्त जिस वक़्त वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है, तो इज़राइल ने एक चीज़ के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा मखसूस कर लिया था, और वो था कि ऐसे हथियार बनाए जाएं कि जिनको इस्तेमाल करने के लिए इंसान उनके दरमियान मौजूद ना हो। कोई जहाज़ ना हो कि इसको मार के रह जाए तो उनका पायलट भी साथ मारा जाए, या कोई और इस तरह की ज़मीनी किस्म की जंग करनी हो तो उसके अंदर टैंक हो तो टैंक को निशाना बना के मारा जाए। उन्होंने ऐसे हथियार बनाए कि जो आसमान से नीचे ड्रोन्स की सूरत में, मिज़ाइलों की सूरत में ये चीज़ें जैसे ये इसको इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि आप में सामने इस वक्त उसकी इज़राइल की जो माइट है इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर वो है ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी। ये उसका पूरे का पूरा चार्ट है कि इसराइल जो है 88% जो है ड्रोन्स जो हैं ये दुनिया के अंदर बनाता है। लेकिन इस हालत के अंदर उसने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है कि पाकिस्तान इज़ एन इंटरेस्टिंग केस बिकॉज़ हिस्टोरिकली इट एक्वायर्ड वेस्टर्न आर्म्स। उसने कहा कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली या 1948 के बाद से मगरब से बनाए हुए खरीदता था, बरतानिया से खरीदता था, फ्रांस से खरीदता था, अमेरिका से। However, in recent decade, it has shifted more towards China, and Pakistan always had
amicable relations with China, but today China is a much more powerful country than in 1970s when the relationship was younger. उसने कहा कि 1970 में या 65 के अंदर तो खैर पाकिस्तान का चाइना के साथ ताल्लुक नहीं था, अमेरिका के साथ था, और अमेरिका ने हमें धोखा दिया था, क्योंकि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है पाकिस्तान की 1965 की, तो अमेरिका ने आर्म सप्लाई रोक दी थी और हमें डांटते हुए कहा था कि मैंने तुम्हें जो असला दिया है वो असल में रूस के ख़िलाफ़ यानी कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए दिया था। ये तुम सीटो सेंटो के मायदे में कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ थे, ये तुमने इंडिया से जंग कैसे छेड़ दी। और वो बहुत बड़ी कहानियाँ हैं उसके अंदर, जो बहुत सारे डिप्लोमेट भी सुनाते हैं कि कैसे अमेरिका ने उस वक़्त भी इंटरवीन करके जो है पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, क्योंकि उनकी असेसमेंट ये थी कि कुछ अरसे में पाकिस्तान जो है वो दिल्ली पहुंच जाएगा और ये उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अखनूर का भी मार्का जो है इसी हवाले से रोका गया था। आज भी अमेरिका ने इस जंग को इंडिया को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसने बीच में कूदा है, और वो ज़ाहिर बात है अब तो इंटरनेशनल फैक्ट बन चुका हुआ। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त एनालिसिस आ रहा है मुख्तलिफ वैक्सीन, वो है कि अनदर क्लैश ओवर कश्मीर इज़ कमिंग, कि दुनिया में अब हो ये रहा है कि उस माइट को तो तोड़ने के लिए इस वक्त दुनिया में साइंसदान बैठ के होंगे, क्योंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसको तोड़ उन्होंने करना है, और वो ज़ाहिर बात है कि जो उनके चीज़ें वहाँ चली होंगी उनके रेमनेंट से, उनके रिवर्स इंजीनियरिंग से, किसी और तरीके से वो करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं उनकी इंटरनेशनल मार्केट जो है उसको रोका जा सके। मतलब वर्ड्स टॉप आर्म प्रोसीजर सी रेवेन्यू राइज ऑन द बैक ऑफ द वॉर एंड रीजनल टेंशंस। वो ये रिपोर्ट जो इस वॉर से पहले की आई है वो ये थी कि रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द आर्म्स एंड द मिलिट्री सर्विसेज बाय 100 लार्जेस्ट कंपनीज इन द इंडस्ट्री रीच $632 billion in 2023, a real terms increase of 4.2% compared with 2022। ये क्या वजह थी? वजह ये थी कि यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई है तो पूरा यूरोप उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया था, और यूक्रेन को असला सप्लाई किया गया था, उसको मिसाइल्स दिए गए थे, और उसको वो जो मशहूर उसका जो उसके मिसाइल जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हुए थे उनको वहाँ उसको दिया गया था, और बहुत असला बिका था। लेकिन चाइना के इस काम के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है उन असला फैक्ट्रीज़ का। यही वजह है कि ट्रंप जो है वो भागा भागा जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे में गया है, और आप हैरान होंगे कि मिडल ईस्ट जो है वो उसको किसी किस्म के असला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। सऊदी अरब का कोई बॉर्डर किसी मुल्क के साथ नहीं लगता, उसने तो इसराइल से जंग नहीं करनी, इब्राहिम अकॉर्ड को किसी तौर पर सपोर्ट करता है, लेकिन इतना असला ख़रीदता है कि जैसे अभी बॉर्डर पर फ़ौजें आ जाएंगी, अभी तैयारों ने हमला कर देना है और सारे का सारा रियाद तबाह कर दें। यूएई यानी मुत्तहदा अरब इमारात, उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता, थोड़ी बहुत यमन के साथ वो भी एरियल वाली सूरत हाल है, लेकिन मामला यह है कि वहाँ भी उन्होंने असला ख़रीदा है। फिर उसके बाद कतर, आप सोचें कतर का बॉर्डर कहाँ लगता है। यमन एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में थ्रेट क्रिएट किया गया है, और वो थ्रेट जो है वो गुज़श्ता तवील अरसे से ईरानियन थ्रेट जो था वो कहा गया था, और बार बार वो लोग जो थे, अरब के लोग जो थे, वो यही कहा करते थे कि ये ईरानियन थ्रेट है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर काम करना पड़ता है। इस ज़बन में ईरान के थ्रेट के ऊपर जब पहली दफ़ा इमरान खान से मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई थी, तो इमरान खान ने मेरे इंटरव्यू में बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने उसे कहा कि हमें ईरान की वजह से बहुत थ्रेट है और हम अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि आप उनसे बातचीत क्यों नहीं करते। कहते हैं कि मैंने बातचीत जो है करने के लिए उसने कहा कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं जाता हूँ। तो इमरान खान जो है वो ईरान चले गए। जब वो ईरान चले गए तो वहाँ ईरानी जो थे वो कहते हैं बहुत पहले से तैयार थे, और जब उन्होंने ये मैसेज मोहम्मद बिन सलमान को बताया तो बात कहीं लीक आउट हो चुकी थी, तो उसने सिर्फ वेस्ट की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इस दौरान वो कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने इस मुलाकात का जब रेफरेंस किया तो आपको याद होगा कि चाइनीज़ ने फिर एक खुफिया तौर पे इसको काम करते हुए इसको अपने तौर पे इस्तेमाल किया, और चाइनीज़ और सऊदी अरब का मायदा हो गया। इस वार के बाद डरते हुए
खौफजदा होते हुए कि चाइनीज़ असले पे लोग भरोसा न कर लें, फ़ौरन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पहुँचा है और उसने जो कल मजाक उड़ाया है इनका, उसने कहा ये देखें मुझे सोने के ज़बरदस्त किस्म के 24 कैरेट के फुहारे के साथ खड़ा है। उनको पता ही नहीं कि मैं बचपन से इस तरह के फुहारे देखता आया हूँ। और फिर उसके बाद में मुझे सोने के बर्तनों में खाना खिलाया, उसने बचपन से सोने के बर्तनों में मैंने खाना खिलाया। और उसने कहा कि मैं आइंदा नहीं जाऊँगा अगर वो ट्रंप के स्टाइल से उन्होंने मेरा इस्तकबाल ना किया। और ये उसने मज़ाक का खेज बात की है पूरी अरब वर्ल्ड की। अब ये लेकिन अरबों से उन्होंने असला खरीदवा लिया क्योंकि वो चाहते थे कि इससे पहले कि और डील किसी तरीके से हो सके, अमेरिकन असला जो है वो बिक जाए और अमेरिका को वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वो उस तरफ ले जाए, वरना इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ भी जा सकती थी, चाइना के अंदर भी जा सकती, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बरतानिया की आधी से ज़्यादा फैक्ट्रीज चाइना पहुंच चुकी हैं। अमेरिका के अंदर एप्पल से लेके और क्या क्या चीज़ें हैं जो सारी की सारी वहाँ बन रही हैं, स्टेला कार्स तक वहाँ बन रही है। इस चाइनीज़ मार्केट के अंदर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा खौफ है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट के मायदे भी वहाँ कर ली। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे अहम बात यह है कि बीबीसी की जो कल की रिपोर्ट है दोनों कश्मीरों के बारे में, वो बड़ी देखने वाली रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है कि वो है वो कि बीबीसी में उसके दो नुमाइंदे, यानी इंडिया से वो गए हैं आमिर पीरज़ादा और यहाँ से फ़रद जावेद जो हैं, ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में गए हैं। वो कहते ये है कि इस दौरान जो बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं ये बहुत खौफनाक हुए हैं। ज़ाहिर बात है ऊपर सुप्रीमेसी एयर तो थी और इंडिया को बहुत ज़िल्लत में शिकस्त उठानी पड़ी, लेकिन दोनों तरफ से जो हैं वो ड्रोन्स फायर हुए हैं, मिज़ाइल फायर हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कश्मीरी फैमिलीज़ हैं उनको शहादतें उनकी हुई हैं। और ये उन्होंने पूरी वो तस्वीरें जो हैं उनकी दी हैं। मतलब उन्होंने वो गांव के इलाके, मतलब समन को खातून फौत हुई है उसके बारे में उन्होंने एक निम्रा खातून का उन्होंने इंटरव्यू किया है कि जहाँ वो ये उसके ख़ानदान पे उसके घर पे अटैक हुआ। ये जो है ये बॉर्डर झड़पें जो हैं ये अब मज़ीद आगे बढ़ेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि अब ट्रेडिशनल ज़मीनी वॉरफेयर जो है उसका आगाज़ हो सकता है और वो कुछ ज़्यादा देर की बात नहीं है। और वो ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर फिर आपको ज़मीनी फोर्सेस जो हैं वो मूव करने पड़ेंगी, उसका पता भी चल जाता है। और एरियल सुप्रीमेसी को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में क्लाशनकोव के अंदर तो कोई किसी किस्म का, या वो जो SMG होती है या जो माउंटेड गन होती है, जो आर्टिलरी होती है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी होती जिसको आप सैटेलाइट से कंट्रोल कर लें। वो ज़मीन की जैसे दूबदू जंग जिसको कहते हैं उसका आगाज़ हो सकता है। और उस जंग के अंदर आपको पहली बात जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आप के सामने हाज़िर हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब इस वक्त इस शानदार किस्म की फ़तह की जश्न से बाहर निकल के संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। 1965 की जो जंग थी उस जंग को अयूब खान ने और उसके बाद उसकी रूलिंग एलीट ने अपने तौर पर इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने वो भूल गए कि इस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 16-17 करोड़ अवाम भी रहते हैं। और यही वजह है कि उसने उसके बाद से पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट के ऊपर अपनी धाक बिठाने की कोशिश की। जनरल महमूद साहब की एक किताब है जो उन्होंने इल्यूजन्स ऑफ विक्ट्री लिखी थी, जिसको फिर पहले उन्होंने तब्दील करा के मुशर्रफ साहब ने उसको बाकायदा उसके अंदर लगवाई थी अपना कोर्स के अंदर, कि हमने जो 65 में सबक सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा और सिर्फ 6 साल के अंदर भारत ने उससे सीखा और उसने वो बाकायदा वो बीज बोए कि जिस बीज के अंदर हम लोग उसको नहीं समझ सके और हमने 70 का जो मैंडेट था उसको तस्लीम न करते हुए हमने वो जंग हार दी। अब हमें 70 के सबक सीखना चाहिए, 1971 से सबक सीखना चाहिए था, लेकिन चूंकि ज़ाहिर बात है भारत एक अपना एक एम अचीव कर चुका था तो उसने वो फिर भी उसको हमारे यहाँ उस बीज को बोने की कोशिश की। और हमारे यहाँ बलूचिस्तान की सूरत हाल हो या उसकी KPK की सूरत हाल हो, आपको याद होगा कि जो उन्होंने अपना लिखी है उनकी किताब जो है जो उनके साथी थे, वली ख़ान के साथी थे, उन्होंने जो किताब वो लिखी है वो उस फ़रेब नातमाम जो है उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन एम्बेसडर जो था खान अब्दुल वली ख़ान से वहाँ मिला करता था और वहाँ आके उनको पैसे देता था और हमें कहा जाता था कि तुम KPK के अंदर धमाके करो लेकिन भुट्टो के साथ धमाके ना करना क्योंकि उसके हमारे साथ तलकात ठीक है। ये सब बलूचिस्तान में कैसे धमाके किए जाते थे और किस तरह ये सब कुछ किया था। वो प्रोफेसर साहब बड़े कमाल के आदमी थे, मैंने उनका कई दफ़ा इंटरव्यू भी किया। तो इसका मतलब
मुताबिक उन्होंने अपनी इस मामले को जारी रखा। हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और आ गया था, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया था वो 1979 का अफ़गानिस्तान का, और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे रिलाय करके अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर उस कॉन्फ्लिक्ट को लिया, और वो हमारी एक एम ये था कि हमारा जो है वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो इस किसी हद तक महफूज हो जाएगा, तो वो जो डेप्थ मिल जाएगी। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत बड़ा था कि जब भी मुसलमानों पर कोई उफ्ताद आई है बरसगीर पाक व हिंद में, तो हमारा जो बैकबोन थी वो अफ़गानिस्तान के लोग थे। आप हैरान होंगे कि जो रची बसी दुश्मनी है वो हिंदू और मुसलमान की, उसकी बुनियाद शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से, फिर उसके बाद वो तो रुक गई थोड़ी सी, लेकिन महमूद ग़ज़नवी, फिर शहाबुद्दीन गौरी, फिर उसके साथ साथ बाकी जो सलातीन दिल्ली आए, फिर उसके बाद आपस में सिर्फ बादशाहों की लड़ाई रह गई थी। हिंदू जो थे नेग्लिजिबल हो गए थे। मसलन अगर लोधी लड़ रहा है उसके साथ बाबर के साथ, तो बाबर लड़ रहा है किसी और के साथ, इस तरह अकबर लड़ रहा है तो वो शेर शाह सूरी के साथ। और आप सोचें कि इसका सिपह सलार जो था वो हिंदू था, अकबर का वो अपना मान सिंह, और उसका मोहम्मद सौर था वो जो पृथ्वी राज का वो था। तो आप खुद सोचें कि ये एक जंग बादशाहों की हो गई थी, आम पब्लिक नेग्लिजिबल हो गई थी। और पहली दफ़ा जब शिवाजी ने और बालाजी बाजीराव ने जब मूवमेंट चलाई थी मरहट्टों की, वो जब पूरे इंडिया पे छाई थी, तो उसके वक़्त तकरीबन कब्ज़ा कर लिया था। तो उस वक़्त शाह वली अल्लाह ने ख़त लिखा था, अहमद शाह अब्दाली ने आके यहाँ पर उसको पानीपत में उसको ख़त्म कर दिया था। फिर 300 साल तक बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर हिंदुत्व का ख्वाब किसी ने नहीं देखा। तो एक तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी आपके सामने होनी चाहिए कि आप अफ़गानिस्तान को दोबारा आप उनके साथ ताल्लुकात कैसे इस्तवार करते हैं। आपने उनको धकेला है हिंदुस्तान की तरफ, आपने उनकी बॉर्डर बंद किए, आपने उनका कराची से आने वाले वो तमाम तर जितने भी उनके तजारती काफ़िले थे वो बंद किए। इन द बिगिनिंग आपने देखा होगा कि किस तरह की एक मोहब्बत की सूरत पैदा हो गई थी जब अमेरिका यहाँ से भागा था। और मुल्ला उमर की जो वसीयत सुनाते थे कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी दीवार है, हम इससे दुश्मनी नहीं करेंगे कभी। और ये मुल्ला उमर को जो हैसियत और जो मकाम मर्तबा हासिल है, आप उसका सोचें। तो पहली बात तो यह है कि आपको इस तरफ सोचना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है, ईरान का पड़ोसी भी आपको उसके साथ तल्लुकात अगरचे बनाने पड़ेंगे, लेकिन ईरान अब इस वक्त अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात दुरुस्त करना चाहता है, क्योंकि ईरान ने गुज़श्ता 25 साल के अंदर वॉर ऑन टेरर के बाद से अमेरिका का एक खामोशी से साथ देते हुए अफ़गानिस्तान में भी साथ दिया उन्होंने, और उन्होंने बाकायदा शुमाली इत्तेहाद के साथ उन्होंने इसको सपोर्ट किया, माली तौर पर भी, असले के तौर पर भी, इवन अफराद भी वहाँ पर जाकर लड़े। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमरीकी अफराद थे तो पासदारान उनको सपोर्ट करते थे। यानी हेलमंद में जब बरतानवी अफवाज वहाँ पर फंस गई थी तो बाकायदा वहाँ से लोग आए थे और उनको लेके गए थे, और 3 लोग जो थे उनके मारे भी गए थे ईरान में, जिनका जनाजा कुम में पढ़ाया गया। फिर उसके बाद इराक़ के अंदर भी ईरान की जो हेजेमनी थी वो कायम हुई, और बाकायदा सद्दाम हुसैन को मिलिया मेट कर दिया गया, एयरफोर्स ख़त्म कर दी गई, शाम तक एक्सेस मिला। अब हुआ ये कि ये सारी प्रॉक्सीज जो थी ईरान ने जब शुरू की तो अक्सरियत के ख़िलाफ़ उन्होंने शुरू की। मतलब शाम में सिर्फ 10% अलवी थे जो बशार अल-असद के साथ थे, और ईरान ने उसको सपोर्ट किया, जबकि 90% सुन्नी पॉपुलेशन जो थी उसके ख़िलाफ़ जो थे मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को भर्ती करके वहाँ लाया गया और कहा गया कि मुक़द्दसात का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके इंसान इम्पॉर्टेंट होते हैं। यमन की जो सूरत हाल थी उसको उठाया गया, सऊदी अरब के अंदर कतीफ़ के और कीफ़ के इलाकों को बिल्टअप किया गया। इस सारे मामले के अंदर हुआ ये कि आज जब उन पर हमलावर हुआ इसराइल और बाकी लोग, तो सिर्फ चंद मिनट लगे, क्योंकि उनकी वहाँ पर लोकल हमदर्दी मौजूद नहीं थी। कासिम सुलेमानी को जब उन्होंने शहीद किया, आप सोचें कि उस वक़्त जो रिफ्ट बिल्ट मुक्ता सदर वाली थी उसके अंदर उसकी शहादत ईरान में तो मनाई गई, लेकिन इराक़ की सूरत हाल वैसी नहीं। अभी अबू बकर जुलानी को जब वो लेके आए हैं तो वह बात है वो 90% जो है वो सुन्नी जो थे वो उनके साथ हो गए। यही सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर भी हुई कि जब वो असल इक़्तिदार में आए तो अफ़गानिस्तान के अंदर उनका वो हैसियत नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ के शिया हैं, आप हमारे साथ चलें। उनकी इमाम बारगाहों में लोग गए, उनके साथ उठे, उनको हुकूमतों में शामिल किया, और आज वो शुमाली इत्तेहाद का इलाका जो कि कॉन्फ्लिक्ट का इलाका था, जहाँ दरियाए एमू से नहर निकाली है जो कभी निकाली नहीं जा सकती, वो सूरत हाल बनी। तो एक तो ये है कि आपको इन जगहों पर आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी कायम करनी पड़ेगी।
پاکستان کے اندر گزشتہ 2 سال سے عمران خان کو ہم بنیادی طور پر ایک سیاستدان کے طور پہ لے رہے ہیں، جبکہ عمران خان اب ان 2 سالوں کے بعد ایک سیاستدان کی صورتحال سے کچھ بلند ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی نیگوشیشن ٹیبل میں آپ اس کو کچھ آفر نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو کیا آفر کہیں گے؟ ہم دوبارہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے، وہ اس کے پاس آلریڈی وہ بن چکا ہے، اس لیے وہ اس معاملے کے اندر اس کے لیے آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں آ سکتے۔ اس کو کہا جائے گا کہ آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، وہ اس پہ راضی نہیں ہو پا، آپ کو بھی پتہ نہیں ہو پا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج تک جتنی بھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں وہ سیاستدانوں سے ہوئی ہیں۔ ایوب خان نے جب ایبڈو لگایا تھا تو اس وقت اس نے تمام سیاستدانوں کو بلایا تھا، جس میں خان عبدالقیوم خان سے لے کے خواجہ قہر الدین سے لے کے چودھری محمد، اس نے کہا کہ تم لوگ زبان بندی کرو گے ورنہ میں تمہارے کو کیسے نکالوں گا۔ سب نے زبان بندی کر دی تھی اس کے سامنے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائم جو نیگوسیشن ہوئی ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب حیدرآباد کیس کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان عبدالولی خان اور غوث بخش بسنجو اور اس کے بعد عطا اللہ مینگل اور اس کے بعد خیر بخش ملی، یہ سب جیل میں تھے۔ آپ سوچیں کہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد جب اس نے ان کو رہا کیا ہے کنڈیشنلی، تو اس نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی، اور ضیاء الحق کے زمانے میں یہ لوگ مکمل طور پہ خاموش رہے تھے، کسی بھی طور پر انہوں نے کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی، اور وہ کوئی لندن چلا گیا۔ بعد میں ایک محاذ بنا تھا عطا اللہ مینگل صاحب کا، اور آپ سوچیں کہ اجمل خٹک جیسے لوگ ضیاء الحق کے ساتھ تھے، اور ولی خان جیسے لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ جناب ایک قبر ایک ہے، مردے دو ہیں، یا آپ اس قبر میں جائیں گے یا ذوالفقار علی بھٹو جائے گا۔ تو یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ اور سسٹم بن چکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ پولیٹیشین کے طور پہ بیہیو کر رہے تھے، اور پولیٹیشین کچھ دو کچھ لو اس کی صورتحال کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ایک آئیڈیلسٹ جو جب اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، اسی لیے آپ کی بار بار نیگوسیشن ناکام ہوتے ہیں، بار بار۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر اگر یکجہتی پیدا کرنی ہے تو آپ کو نیگوسیشنز کو چھوڑ کے ایک کام کرنا چاہیے، اور یہ کام میں آپ کو اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام خالصتاً میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی ہدایات کے مطابق کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر جو قومیں تباہ ہوئی ہیں یا کن قوموں کو برباد کیا گیا ہے، وہ صرف ایک وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں انصاف ختم ہو گیا تھا۔ میں آپ کو رسول اکرم کی حدیث سناتا ہوں، لا تختصر امت اللہ یقضی فیہا بالحق ویاخذ الضعیف حق من القوی غیر متعتمہ۔ اس امت میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی جس میں عادلانہ فیصلے نہ ہوتے ہوں، اور جس میں کمزور کوئی پریشانی اٹھائے بغیر اپنا حق زبردست وصول لیا کرتا ہو۔ تو بنیادی طور پر آپ کو فوری طور پر اگر بھارت سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کا نظام عدل درست کرنا پڑے گا۔ چرچل اینڈ جنگ میں شکست تقریباً قریب پہنچ چکی تھی، لندن تباہ ہو چکا تھا، تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم جنگ جیت جائیں گے؟ تو اس نے پوچھا کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں عدل پر فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کرتے ہیں، تو پھر ہم جنگ نہیں ہار سکتے۔ اسلام کے اندر پوری تمام تاریخ کے اندر، یعنی ملت ابراہیمی کی تاریخ کے اندر اللہ نے ایک ہی بات کی ہے، ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر۔ کیا نشانیاں دے کر؟ ماہم الکتاب والمیزان، ان کو کتاب دی اور ساتھ ان کو عدل کے لیے میزان دی۔ کس لیے دی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں۔ عدل کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ عدل آپ سے محبت پیدا کرتی ہے۔ وہ ریڑھی والا، وہ اپنا مزدوری کرنے والا، وہ فیکٹری میں کام کرنے والا، اگر اس کو معاشرے کے اندر عدل میسر آتا ہے، اگر وہ اس کی ریڑھی جو ہے اس کو کوئی ایک مجسٹریٹ اٹھا کے لے جاتا ہے، اس سے رشوت مانگتا ہے اور وہ عدالت میں جا کے اس سے اپنا انصاف لے سکتا ہے، تو اس کی محبت ریاست کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی زمین پہ کسی بدماش نے قبضہ کیا ہے تو اس کو تھانے سے بھی عدل مل جاتا ہے، پٹواری سے بھی عدل ملتا ہے، تو اس کی محبت ریاست کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو عدل آپ خود سوچیں کہ مراد کے حساب سے بھی اگر آپ عدل کرتے ہیں تب بھی، لیکن بنیادی عدل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نظام عدل جو ہے وہ قائم۔ چھوڑ دیں اس وقت وہ تمام تر مذاکرات عمران خان کے ساتھ، صرف ایک کام کریں، اور وہ یہ کہ آپ اپنی عدالتوں کے اندر صرف اور صرف عدل کی بنیاد کے اوپر فیصلے شروع کروا دیں۔
اللہ کی برکتیں اور نعمتیں آپ کو نہ، آپ کو ڈر ہے کہ عمران خان چھوٹ جائے تو چھوٹ جانے دیں، آپ کو ڈر ہے کہ باقی لوگوں کا کیس دوبارہ شروع ہو جائے تو ہونے دیں، لیکن یہ میرے اللہ کا بنیادی وعدہ ہے کہ وہ آپ کو نصرت دے گا۔ یہ جو ابھی 4-5 دن کی، 6 دن کی، 12 دن کی آپ کی خوشی ہے، یہ آپ کو دوبارہ ایک امتحان میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ خوشی جو ہوتی ہے، یہ کامیابی جو ہوتی ہے، یہ بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتی ہے، اور اس امتحان کے بعد اللہ بڑے کمال فیصلے کا سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ آپ اندازہ کریں، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اب دین یہاں مذہب نہیں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج رکھنا، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ دین کہتے ہیں طرز زندگی کو، جس کو طرز زندگی یعنی اس کا جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین، طریقتکم المثلیٰ، آئیڈیل لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر تم دین سے پھرنے لگو گے، اور دین میں سب سے اہم ترین چیز انصاف ہے، تو اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ بہت جلد وہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، انصاف کا ایک نظام یہاں قائم نہ کیا، اور بہت جلد کر سکتے ہیں آپ، پوری کی پوری سپریم کورٹ کو آزاد کر دیں۔ ہوتا کیا ہے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، ججوں سے جب آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بے ایمانی کی ہے، تو پھر وہ پیسے کماتا ہے، پھر وہ قاتل سے بھی پیسے لیتا ہے، پھر وہ چور سے بھی پیسے لیتا ہے، پھر وہ ڈاکو سے بھی پیسے لیتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ جب بھی اس نے، کیانی نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی، جسٹس کیانی مرحوم نے، اس نے کہا تھا، یو may call it a sweeper service of Pakistan, but unless otherwise you want to get something by that to be done by the deputy commissioner, he will remain as deputy commissioner۔ اس نے کہا تھا یہ سی ایس پی کے بجائے اس کو آپ سویپر سروس آف پاکستان بھی کہہ لیں، لیکن اگر آپ ڈپٹی کمشنر سے مخالفین کی بیٹیاں اٹھوائیں گے، مخالفین کی جائیدادیں ضبط کرائیں گے، مخالفین کے خلاف کیس بنوائیں گے، تو وہ ڈپٹی کمشنر رہے گا، اور پھر وہ ظلم بھی کرے گا، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سیاسی فیصلے کرواتے ہیں ایک عدلیہ سے ناجائز، تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک گھٹیا اور ناجائز فیصلہ کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، اور پھر جب وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ پھر وہ ریڑھی والے کی چیختا رہتا ہے، پھر وہ مزدور روتا رہتا ہے، اس کو فیکٹری کے مالک کہتا ہے کہ میں نے نکال دیے اتنے لوگوں کو، اس کے کیس جو ہے وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اسی طرح اوپر سے چلتے چلتے سمپل سول جج تک یہ بے ایمانی اور بددیانتی آ جاتی ہے، اور وہی صورتحال ہوتی ہے کہ پھر نظام عدل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، چھوڑ دیں نیگوسیشن کو، پاکستان کی عدالتوں کو اس تمام پریشر سے آزاد کر دیں۔ پاکستان کی عدالتوں کو آپ نے جو قابو کرنے کے لیے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ پاکستان کے اندر ایماندار جج موجود ہیں، صرف آپ کو اپنے پسندیدہ ججوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں نظام عدل آئے گا، اور پھر یاد رکھیے گا اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی، اور اللہ کی برکات آپ پر برسیں گی، اور آپ دنیا کے اندر ایک طاقتور قوم کے طرح سے اٹھیں گے۔ اور بدلنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خیر فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بدلیں گے، کون وہ کیا کریں گے؟ اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، وہ نرم دل ہوں گے اور مسلمانوں پر، اور سخت و تیز ہوں گے کفار پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس میں ایک بہت پتے کی بات کی گئی ہے جس پہ آج میں نے عمل کرتے ہوئے یہ گفتگو کی ہے کہ اگر آپ کو اس حق بات کہنے کی وجہ سے گالی پڑتی ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اس وقت، کیا باتیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ یوتھیا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ تو میرا فضل ہے۔ یہ گالیاں اگر تم انصاف قائم کرنے کی بات کرتے ہو، تم دین کے پر چلنے کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ان ساری چیزوں سے بڑے ہو کے انصاف کی حکومت قائم کرو، تو یہ بنیادی طور پر یہ لومۃ لائم جو یہ تمہیں گالیاں پڑتی ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم سب کو اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔